जेठानी बनी सौतन। शिफाली न्यूज चैनल के आगे बैठी हुई थी, तभी उसकी मां मीनल टीवी बंद कर देती है। माँ टीवी क्यों बंद कर दिया? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तू इन आलतू फालतू खबरों में जमी रहे। आज तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, रेडी रहना। शिफाली फिरोजी रंग का फ्रॉक सूट पहनकर तैयार हो जाती है। कुछ ही देर बाद प्रेमा देवी अपने परिवार के साथ उनके घर चलकर आती है। आइए बहन जी, आपका ही इंतजार कर रहे थे। शिफाली सभी को नाश्ता परोसती है, जिसके बाद प्रेमा कहती है, बहन जी, ये है मेरा बड़ा बेटा प्रज्वल, ये उसकी पत्नी ज्योतिका और ये अर्चित। बस यही 4 जन है परिवार में। अब शेफाली भी शामिल हो जाएगी। जी सो तो है, मगर बच्चे एक दूसरे से अकेले में बात कर लेते तो। हाँ हाँ क्यों नहीं। भाभी आप भी चलिए। इतने के बाद ज्योतिका अर्चित के साथ शेफाली से अकेले में बात करने आ जाती है। तभी शेफाली कुड़कुड़ाती हुई मन ही मन में कहती है, ये सही है, मेरी होने वाली जेठानी जी हम 2 जन के बीच कबाब में हड्डी बन के चली आई। शेफाली तुमने कुछ कहा क्या? जी नहीं तो। माफ करना, मगर मेरे डियर देवर जी बहुत ही शर्मीले मिजाज के हैं, इसीलिए ना चाहते हुए भी उनकी भाभी यहाँ है। वैसे अर्चित की शक्ल से लग नहीं रहा कि इन्हें आपकी कंपनी की जरूरत है। कुछ ही देर के बाद देवर भाभी और शेफाली नीचे आ जाते हैं और कुछ ही दिनों में शेफाली और अर्चित शादी के बंधन में बंध जाते हैं। और शादी के रात कमरे में बैठी शेफाली दरवाजे की तरफ देखती हुई कहती है, इतनी देर हो गई, ये अर्चित कहाँ रह गए? शायद दोस्तों के फौज के बीच फंस गए होंगे। शेफाली अपने मन को ऐसा समझा ही रही होती है कि तभी उसे हंसी की गूंज के साथ कमरे के अंदर बढ़ते हुए कदमों की परछाई दिखती है। अर्चित, ओह सॉरी शेफाली, वो मैं भाभी से। मैं बताती हूँ शेफाली, वो मैं देवर जी को तुम्हें स्पेशल फील कराने के लिए टिप्स दे रही थी। फिर हम दोनों देवर भाभी गप्पे लड़ाने लगे और समय का पता ही नहीं चला। ये सुनकर देवरानी के दिलो दिमाग में खलबली मच जाती है और वो अपनी जेठानी पर झुंझला उठती है। क्या बात है जेठानी जी, यहाँ मैं पलके बिछाकर अपने पति का इंतजार कर रही हूँ, मगर देवर भाभी तो एक दूसरे में मगन है। देवरानी की बातों को टालकर जेठानी वहां से चली जाती है। अगली सुबह शेफाली, शेफाली दरवाजा खोलो। ये जेठानी जी को चैन नहीं, चली आई सुबह सुबह सौतन बनने। शुक्र है, जल्दी से नहा धोकर नीचे आ जाओ, माँ जी बुला रही है। थोड़ी ही देर बाद देवरानी किचन में आकर सभी के लिए नाश्ता बनाती है। तभी प्रज्वल कहता है, क्या हुआ अर्चित, तू इतने स्लो स्पीड में खाना क्यों खा रहा है? वो भाई मैं जिस हिसाब से नमक मिर्च खाता हूँ वो सभी भाभी जानती है। शेफाली बहू, अर्चित को तेरी जेठानी के हाथों से बना जायकेदार खाना ही भाता है। तू बहू से खाना बनाना सीख लेना। अपने पति के मुंह से जेठानी की वाहवाही सुनकर देवरानी जल भून जाती है। ऐसे ही समय गुजरता जाता है। एक शाम जेठानी देवरानी शाम को हॉल में बैठी बातें कर रही थी। तभी अचानक अर्चित खुशी से अंदर आकर ज्योतिका को गोद में उठाकर नाचते हुए बोलता है, भाभी भाभी भाभी। अरे देवर जी, भाभी का रट ही लगाए रहोगे या बताओगे भी? हुआ क्या है? अपने जेठानी को पति के बाहों में देखकर देवरानी गुस्से से पैर पटकती हुई कमरे में चली आती है। जिसके कुछ देर बाद जेठानी कमरे में आती है। अरे देवरानी जी, तुम यूं अचानक से कमरे से बाहर क्यों आ गई? क्योंकि मुझसे देवर भाभी का इश्क लड़ाना देखा नहीं गया। शेफाली, ये कैसा लांछन लगा रही हो मुझ पर? होश में तो हो। मैं तो होश में हूँ, मगर आप होश खो बैठी हैं। अरे देवर भाभी के रिश्ते दायरे के अच्छे लगते हैं। पता नहीं कौन सी घुट्टी पिला रखी है अर्चित को। अगर मुझे जरा भी भनक होती कि मेरी जेठानी मेरी सौतन बनकर मेरी शादीशुदा जीवन में जहर घोलेगी, तो मैं आपकी देवरानी नहीं बनती। अपनी देवरानी के तीखे ताने जेठानी के जिगर को छल्ली कर रहे थे, मगर उसे क्या खबर थी कि उसका खामोश खड़ा रहना ही उसका दोष बन जाएगा। देखा, अगर आपका कोई चक्कर नहीं होता तो आपकी जुबान पर चुप्पी का ताला ना होता। जाइए यहाँ से। ऐसे ही समय बीतता जाता है। शेफाली किसी न किसी बहाने से अपनी जेठानी पर जहर उगलती रहती है। फिर एक सुबह, शेफाली शेफाली कहाँ हो? देवर जी, वो देवरानी जी छत पर कपड़े सुखाने गई हैं। कुछ काम था क्या? हाँ भाभी, मैं दफ्तर के लिए लेट हो रहा हूँ। अचानक शर्ट का बटन टूट गया, प्लीज इसे टाक कर दीजिए ना। ठीक है, आप शर्ट उतार कर मुझे दे दीजिए। ओहो भाभी, फिर तो डबल टाइम लग जाएगा, आप ऐसे ही बटन लगा दीजिए। ज्योतिका अर्चित के शर्ट का बटन टाक ही रही थी कि अचानक से गुस्से में दांत पीसती हुई शेफाली पीछे से उस पर झपट पड़ती। दूर हट मेरे पति से,
जब देखो देवर के आगे पीछे मक्खी की तरह भिन भिनाती रहती है। शेफाली पागल हो गई हो क्या? हाँ हाँ, पागल हो गई हूँ मैं। शादी के पहले दिन से सौतन बनी बैठी है मेरी ये जेठानी, जीना हराम करके रख दिया है मेरा। शोरगुल की वजह से सास और जेठ भागते हुए कमरे में आते हैं। क्या हो रहा है यहाँ? और ज्योतिका, तुम जमीन पर क्यों हो? जेठानी जी की बेहूदगी के लिए उन्हें जमीन के 2 गज नीचे गड़ जाना चाहिए। अरे छोटी बहू, अपनी जेठानी के लिए ऐसा क्यों कह रही है? माँ जी, जब जेठानी सौतन बन जाए तो देवरानी के दांत खट्टे होना लाजमी है। शेफाली, शक की कोई सीमा होती है। अरे देवर भाभी का नाता माँ बेटे के बराबर होता है। जानती हूँ जेठ जी, मगर मेरी जेठानी की जवानी ज्यादा ही जोरों पर उफन रही है, इसलिए तो अपने लटको झटको से देवर को फांस लिया है। ये सुनकर अर्चित गुस्से में उबलते हुए शेफाली को जोर से चांटा मार देता है। बस करो शेफाली, एक औरत होकर दूसरी औरत पर उंगली उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? जाने दीजिए देवर जी, रिश्तों को समझने में चूक किसी से भी हो सकती है। आप सभी शेफाली को मेरे लिए माफ कर दीजिए। माफी माय फुट। शेफाली के शक भरे रूखे बर्ताव से परिवार के सभी लोग अब उससे कटे कटे रहने लगते हैं, जिससे देवरानी का गुस्सा जेठानी पर धधक उठता है। और एक रात जब शेफाली की आंखें खुलती है तो वो अर्चित को बिस्तर पर ना पाकर कहती है, अर्चित जी कमरे में नहीं, जरूर ये मेरी सौतन के साथ रंगरलियां मना रहे होंगे। आज मैं इन लैला मजनू को रंगे हाथ पकड़ कर रहूंगी। जैसे ही शेफाली कमरे के बाहर आती है तो अर्चित ज्योतिका का हाथ सहला रहा होता है। अच्छा लग रहा है? हाँ अर्चित। ऐसा मंजर देखकर देवरानी गुस्से से दांत पीसती हुई बेरहमी से जेठानी के बाल पकड़कर कहती है, बेशर्म, अपने पति को छोड़कर यहाँ मेरे पति के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है, सौतन कहीं की। तभी मैं सोचूं कि आजकल अर्चित मुझसे कटे कटे क्यों रहते हैं। शेफाली, तुम गलत समझ रही हो। माँ जी, प्रज्वल बचाओ मुझे। मैं गलत समझ रही हूँ? जिसका पति बिस्तर पर बीवी को अकेला छोड़कर किसी पराई औरत के साथ हो, वो सौतन होती है। शेफाली गुस्से में जेठानी के बाल पकड़कर उसका सर दीवार में पटकने लगती है। तभी सभी लोग भागते हुए शेफाली को दूर झटकते हैं। अरे बावरी हो गई है क्या बहू? बीमार जेठानी को मार रही है। बेहोश पड़ी थी ज्योतिका यहाँ। मैंने अर्चित को कहा था उसे संभालने को। मैं नींबू पानी बना रही थी उसके लिए। ये सुनकर शक की देवरानी शर्म से पानी पानी हो जाती है। ये मेरे हाथों क्या हो गया जेठानी जी? नहीं, मैं तुम्हारी जेठानी नहीं शेफाली। तुमने हर दिन मुझे और देवर जी को शक के दायरे में रखा। आज तुम मेरी जान लेने पर उतारू हो गई। अब मैं तुम्हारे साथ इस छत के नीचे नहीं रहूंगी। रुक जाओ भाभी, आप कहीं नहीं जाओगी। इस घर से कोई जाएगा तो ये जाएगी। याद रखना शेफाली, रिश्ते की गांठ कच्चे धागे से बंधी होती है, मगर तुम्हारे शक की बुरी लत ने इसे तोड़ दिया है। चली जाओ यहाँ से। पति के फैसले के आगे शेफाली का बस नहीं चलता और उसे जाना पड़ता है। मन में गड़े शक के एक बीज ने शेफाली को उस राह पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां उसके साथ कोई भी नहीं था। कड़वा कथन है, मगर जिस रिश्ते में शक का दायरा जगह बना लेती है वो अलगाव के साथ मर मिट जाता है। अरे बहुत दिन हो गए अपने बच्चों से बात किए। जब से मेरे 5 बेटे शहर जाकर कमाने लगे हैं, मैं तो यहाँ पर अकेली ही पड़ गई हूँ। एक काम करती हूँ, आज उन 5 को कॉल करके उनसे बात कर लेती हूँ। पता नहीं मेरे नालायक सुपुत्र क्या कर रहे होंगे। शीतल एक एक करके अपने 5 बेटों को कॉल लगाती है, लेकिन किसी का भी कॉल नहीं लगता, जिसके बाद शीतल बहुत ज्यादा घबरा जाती है। हे भगवान, क्या हुआ? मेरे 5 बेटों में से कोई भी मेरा फोन नहीं उठा रहा। सब कुछ ठीक तो होगा ना? मेरे अंदर से तो हलचल सी मच गई है। मुझे तो अंदर ही अंदर डर लग रहा है। अब मैं क्या करूं? तभी शीतल के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। अरे इसमें कौन आ गया? अरे रुको भाई, खोल रही हूँ दरवाजा। अब क्या दरवाजा पीट पीट कर दरवाजे को तोड़ोगे? जैसे ही शीतल दरवाजा खोलती है, उसके सामने उसके 5 बेटे खड़े होते हैं, जो उसको देखते ही उसके पैर छूते हैं। अरे मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, मेरे काले, जुग जुग जियो मेरे पुत्रों। तुम्हें देखे हुए कितने दिन हो गए। आखिरकार तुम अपनी माँ को देखने यहाँ आ ही गए। अरे तुम्हें अपनी माँ की थोड़ी भी याद नहीं आती है क्या? अरे माँ, अब सारी बातें दरवाजे पर ही कर लोगी? हम कब से खड़े हैं, अब हमें अंदर भी बुलाओगी या नहीं? शीतल अपने 5 बेटों को अंदर आने के लिए कहती है। अरे आओ आओ, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। उनके साथ 5 शहर की लड़कियां भी अंदर आ जाती हैं, जिन्हें देखकर शीतल कहती है, अरे ये 5 लड़कियां कौन है? और इन्हें देखो तो सही, इन्होंने क्या पहना हुआ है? अरे इतने वाहियात कपड़े कोई कैसे पहन सकता है? ची 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 ची, इन्हें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो।
अरे माँ, आप इन्हें बाहर क्यों निकाल रही हो? ये पांचों हमारी पत्नियां हैं। क्या कहा? तुम्हारी पत्नियां? अरे तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने तुम्हारी शादी के कितने और क्या क्या अरमान देखे थे। अरे तुम्हें शहर में पढ़ाई करने के लिए भेजा था। मैं तो ये सोचती थी कि मेरे बेटे तो शहर में जाकर कमा रहे हैं, लेकिन निकम्मो, तुम तो शहर में लौंडियाबाजी कर रहे थे। ऊपर से शहर की लड़कियों से शादी करके उन्हें घर भी ले आए। अरे माँ, ये शहर की लड़कियां तो हैं, लेकिन बहुत अच्छी हैं। इनका दिल भी बहुत अच्छा है। अरे हमारे गांव में क्या लड़कियों की कमी पड़ गई थी जो तुमने शहर की लड़कियों से शादी कर ली? अरे माँ जी, आप भी ये कैसी बातें कर रही हो? हमने छोटे कपड़े पहने, इसका मतलब हमारे अंदर संस्कार नहीं है क्या? अरे खड़ी क्यों हो? चलो जल्दी से माँ जी के पैर छू लो। वो पांचों तुरंत शीतल के पैर छूती हैं। अच्छा, चलो ठीक है। अब मैं क्या बोलूं, पहले ही मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया है, मेरे सपने चूर चूर कर दिए हैं। अरे माँ, अब मान भी जाओ, क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? देखना हमारी पत्नियां आपका कितना अच्छे से ख्याल रखेंगी। हाँ, बस यही दिन देखने के लिए रह गए थे। अरे ये शहर की लड़कियां अपना तो ख्याल रख लें पहले, मेरा तो क्या ही रखेंगी। और हाँ, अपनी पत्नियों को समझा दो थोड़ा ढंग के कपड़े पहने घर के अंदर। अरे अगर मोहल्ले के लोग देखेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे। ओहो माँ जी, आप तो हमारे कपड़ों पर हाथ धोकर पीछे पड़ गई हो। और इन कपड़ों में क्या बुराई है? देखो कितने फैशनेबल है, और ऐसे कपड़े बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मैंने ये ड्रेस बड़ी मुश्किल से ढूंढी थी मार्केट में। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मेरे तो सर में दर्द हो रहा है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ और तुम अपनी पत्नियों से कह दो कि अपने कमरे में जाकर आराम कर ले। शीतल अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद वो अपने आप से कहती है, हे भगवान, ये क्या अनर्थ कर दिया है मेरे बेटों ने। मैं तो सोचती थी कि अपने बेटों की शादी संस्कारी और गांव की लड़कियों से करवाऊंगी जो मेरे इस घर को अच्छे से संभाल सके, लेकिन इन्होंने तो शहर की लड़कियों से शादी करके मेरे सारे अरमानों का कचरा बना दिया। ऐसा सोचकर शीतल थोड़ी देर अपने कमरे में आराम करने लगती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। शाम होने के बाद शीतल अपने बिस्तर से उठती है और अपने आप से कहती है, अरे अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो मुझे ही उन पांचों को थोड़ा अपने घर के संस्कार सिखाने पड़ेंगे। ऐसा सोचकर वो अपने कमरे से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि एक शॉर्ट्स पहनकर टीवी देख रही होती है, तो दूसरी टॉवल लपेटकर यहाँ से वहाँ घूम रही होती है, तो तीसरी हाथ में दारू की बोतल लेकर पैक बनाती हुई पी रही होती है, चौथी सिगरेट पी रही होती है और पांचवी किसी अंग्रेजी गाने पर नाच रही होती है। ऐसे ही वे पांचों कुछ न कुछ कर रही होती हैं, जिन्हें देखकर शीतल अचानक से बेहोश हो जाती है। हे भगवान, माँ जी को क्या हो गया? देखो जरा, ये तो जमीन पर ही सो गई। अरे शराब तो मैं पी रही थी, लेकिन नशा इन्हें चढ़ गया। अरे पागलो, माँ जी सोई नहीं, बेहोश हो गई है। जल्दी से इन्हें उठाने में मेरी मदद करो। वो पांचों मिलकर अपनी सास शीतल को उठाकर सोफे पर लेटा देती हैं, जिसके बाद सीमा शीतल के पांचों बेटों को बुला लेती है। अरे देखो तो, आपकी माँ को पता नहीं क्या हो गया, अचानक से बेहोश हो गई। जैसे ही सूरज पानी की कुछ बूंदें शीतल के चेहरे पर डालता है, शीतल को होश आ जाता है और वो होश में आने के बाद अपने बेटों से कहती है, अरे करम जलो कमीनों, निकम्मो, तुमने तो मेरे भाग्य ही फोड़ दिए। अरे कहाँ से लेकर आए हो इन बेशरम बहुओं को? माँ, हम इनसे प्यार करते हैं। हाँ माँ, इनके बिना नहीं जी सकते। अगर ये ना होंगी तो पता नहीं हमारा क्या होगा। मैं तो अपना हाथ काट कर ही मर जाऊंगा। अरे तरुण बेटा, तू क्यों चुप है? तू भी कुछ बोल ले। माँ, हमारी प्यार को हमसे अलग मत करो। तुम पांचों के प्यार ने तो मेरी जान ले ली है, अब मैं क्या करूं? बेचारी शीतल को ना चाहते हुए भी पारुल, सीमा, राखी, रमा और संजना को अपनी बहू स्वीकारना पड़ता है, क्योंकि वो अपने बेटों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, जिसके चलते उसे उन पांचों को बर्दाश्त करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ वो अपनी बेशर्म बहुओं को गांव के कुछ संस्कार सिखाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो पांचों शीतल का सिखाया हुआ एक भी संस्कार सीख नहीं पाती। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। अब तो शीतल घर से बाहर निकलती तो गांव की औरत उसे ताने देने लगती। अरे देखो, आ गई शीतल। अरे इसके घर में तो 5 शहर की बहुएं आई हैं और पांचों इतनी बेशरम हैं कि इसकी एक भी नहीं सुनती। अरे इसलिए कहते हैं बेटों को अपने सीने से दूर नहीं करना चाहिए, नहीं तो बच्चों को बिगड़ने में वक्त नहीं लगता। ये सब शीतल सुन लेती है और वो गुस्से से उन दोनों को कहती है, मेरी बहू जैसी भी है मेरे लिए अच्छी है। तुम लोग अपने काम से मतलब रखो और हमारे घर में ताका झाकी करना बंद करो। अपने घर के गार्डन से शीतल की पांचों बहुएं उसकी ये सब बातें सुन लेती हैं, जिसके बाद उन पांचों को अपनी गलती का एहसास होता है। हमने अपने पहनावे और अपने रवैये से माँ जी को बहुत दुख पहुँचाया है। हमारी सास कितनी संस्कारी है और हम कितने बेशरम हैं, लेकिन फिर भी माँ जी ने हमें घर से बाहर नहीं निकाला। और तो और आज उन्होंने हमारे चलते इन औरतों को भी कड़ा जवाब दिया है। अगर वो हमारे साथ इतने अच्छे से रहती हैं, तो हमें भी उनकी बातों को मानना चाहिए।
आज से हम सभी संस्कारी बहू बनकर दिखाएंगे। उस दिन के बाद से वो पांचों धीरे धीरे अपने आप ही गांव के तौर तरीके और संस्कार सीखना शुरू कर देती हैं, जिसमें वो अपने पतियों की मदद लेती हैं। देखते ही देखते वो पांचों शहरी और बेशन बहू से एकदम गांव की संस्कारी बहू बन जाती हैं। ये सब देखकर शीतल बहुत खुश होती है और एक दिन अपनी पांचों बहुओं से कहती है, तुम पांचों दिल की बहुत अच्छी हो और तुमने मेरे चलते गांव के संस्कार भी सीख लिए। अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। अगर कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहेगा तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अब शीतल अपनी पांचों बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। स्वरागिनी का आज गृह प्रवेश होता है। उसके साथ सुजाता दरवाजे पर उसकी आरती उतारते हुए कहती है, बहू, तेरा हमारे इस गरीब खाने में स्वागत है। इस चावल के कलश को पैर से उड़ेल कर अंदर आ जा। स्वरागिनी चावल का कलश उड़ेल कर घर में प्रवेश कर देती है, जिसके बाद वो अपनी शादी की कई रस्में को भी पूरा कर देती है। सारी रस्में खत्म होने के बाद स्वरागिनी अपने कमरे में सोने चली जाती है। आधी रात का समय होता है। घर के सभी लोग आराम से सो रहे होते हैं। तभी स्वरागिनी नींद से उठती है और चलने लगती है। लगता है सब लोग सो गए हैं, यही सही मौका है। ऐसा कहते ही स्वरागिनी अपनी छत पर पहुंच जाती है, जिसके बाद देखते ही देखते स्वरागिनी एक सांप के रूप में आ जाती है और अपने हाथ जोड़ने लगती है। उसके हाथ जोड़ते ही उसकी पूंछ में से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं, जिसके बाद स्वरागिनी अपनी आंखें खोलती है। अब कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे मेरे पति की परेशानी का समाधान मिल गया। ऐसा कहते ही स्वरागिनी वो सारे सोने के सिक्के इकट्ठे करके कपड़े में बांधती है और अपने कमरे में अपने पति के अलमारी में रख देती है और चुपचाप जाकर बिस्तर पर सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, ऋतिक ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। जैसे ही वो अपनी अलमारी खोलता है, उसे अपनी अलमारी में सोने के सिक्के मिलते हैं। अरे, इतने सारे सोने के सिक्के अलमारी में? सिक्के कहां से आए? अरे स्वरागिनी, जरा देखो, यहाँ कितने सारे सोने के सिक्के हैं। क्या तुम्हें इनके बारे में कुछ पता है? नहीं, मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता। लगता है ये भोले बाबा की कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है। तुम सही कहती हो। तुम हमेशा भोले बाबा की पूजा करती हो, शायद ये वही आशीर्वाद है। अब मैं अपनी कंपनी की शुरुआत कर सकता हूँ। अब हमारे दिन भी अच्छे हो जाएंगे। ऋतिक बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो उन सभी सोने के सिक्कों की मदद से अपनी कंपनी शुरू कर देता है, जिसके चलते उसकी कंपनी धीरे धीरे चलना शुरू कर देती है। और एक दिन ऋतिक मिठाई का डिब्बा लेकर आता है। अरे माँ, ये लो मिठाई खाओ। लेकिन बेटा, ये मिठाइयाँ किस लिए? माँ, अब हमें इस छोटे से मकान में रहना नहीं पड़ेगा और हमारी सारी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। आपको पता है, मेरी खुद की कंपनी शुरू हो गई है। क्या? कहीं तू झूठ तो नहीं कह रहा? अरे बेटा, अपनी गरीब माँ को ऐसे अमीर वाले सपने मजाक में तो नहीं दिखा रहा? देख, अगर ये मजाक है तो यहीं बंद कर दे। अरे नहीं माँ, मैं सच कह रहा हूँ। और अब हम इस छोटे से मकान में नहीं रहेंगे। स्वरागिनी, ये लो, तुम भी अपना मुंह मीठा करो। ऋतिक और उसकी माँ को इतना खुश देखकर स्वरागिनी बहुत खुश होती है। भोलेनाथ, अपनी कृपा बस इसी प्रकार मुझ पर बनाए रखना। ऐसा कहकर स्वरागिनी अपने कामों में लग जाती है। देखते ही देखते वो लोग छोटे से बड़े मकान में पहुंच जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन अचानक से ऋतिक बहुत उदास होता है। क्या हुआ जी? सब ठीक तो है? नहीं स्वरागिनी, कंपनी में मुझे बहुत बड़ा लॉस हुआ है। उसकी भरपाई कैसे होगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। भोलेनाथ के ऊपर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर स्वरागिनी ऋतिक और अपनी सास को खाना परोस देती है। सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात के समय स्वरागिनी नींद से जागती है। उसकी काली काली आंखें भूरी भूरी दिखने लगती हैं और वो देखते ही देखते छत पर पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसके जाते ही सुजाता के भी आंखें खुल जाती हैं। अरे ये बहू इतनी रात के समय छत पर क्या करने गई है? जरा मैं देखूं तो सही। ऐसा कहकर सुजाता ये देखने के लिए उठ खड़ी होती है। वहीं दूसरी तरफ छत पर स्वरागिनी अपने नागिन के रूप में आ जाती है और हाथ जोड़कर भोलेनाथ को याद करती है, जिसके बाद देखते ही देखते उसकी पूंछ में से खूब सारे पैसे ही पैसे निकलने लगते हैं। भोलेनाथ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। स्वरागिनी इतना कहकर सारे पैसे इकट्ठे करके छुपा लेती है और छत से नीचे आने लगती है। उसको नीचे आते हुए देख सुजाता कहती है, अरे बहू, इतनी रात के समय तू छत पर क्या करने गई थी? कुछ नहीं माँ जी, दरअसल मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी तो सोचा मैं छत पर टहलने चली जाऊं।
ऐसा कहकर स्वरागिनी अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन सुजाता को कुछ समझ नहीं आता। जिसके बाद स्वरागिनी वो सभी पैसे ले जाकर ऋतिक के तकिए के नीचे रख देती है और सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, ऋतिक को उसके तकिए के नीचे खूब सारे पैसे मिलते हैं। हे भगवान, कितने सारे पैसे हैं, लेकिन इतने सारे पैसे आए कहां से? ऋतिक पैसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो स्वरागिनी से कहता है, जब से तुमने इस घर में कदम रखे हैं, मेरी तो सभी परेशानियां दिन प्रतिदिन दूर होती जा रही हैं। कल तक मुझे इतनी टेंशन थी, लेकिन आज देखो तुम्हारे भोलेनाथ ने फिर से हमारी मदद की। इतने सारे पैसे भोलेनाथ के अलावा और कौन रख सकता है भला? आपने बिल्कुल सही कहा। बस ये तो भोलेनाथ का कमाल है जो उन्होंने अपनी सारी कृपा हमारे ऊपर बरसा रखी है। ऋतिक खुशी खुशी अपने ऑफिस चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ उस दिन नाग पंचमी होती है। स्वरागिनी बहुत खुश होती है और नाग पंचमी की पूजा की तैयारियां करने लगती है। आज की रात मैं अपने रूप में आऊंगी और भोलेनाथ की पूजा करने जाऊंगी। स्वरागिनी अपने कमरे में कपड़े तय करते हुए ये कह रही थी कि तभी सुजाता दरवाजे पर खड़ी होकर ये सब सुन लेती है। मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर मेरी बहू अपने कौन से असली रूप की बात कर रही है। आज की रात मुझे इसके ऊपर कड़ी नजर रखनी होगी। ऐसे ही धीरे धीरे पूरा दिन बीत जाता है और सभी लोग रात को खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात के समय अचानक से बीन बजने की आवाज आती है, जिसकी आवाज से सुजाता और रागिनी की नींद खुल जाती है। रागिनी बहुत सुंदर कपड़े पहनकर सबसे छुपकर घर से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुजाता उसके पीछे पीछे जाने लगती है। आखिर बहू जंगलों के बीचों बीच कहाँ जा रही है? जंगलों से गुजरते गुजरते स्वरागिनी एक भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाती है, जहां वो अपने असली नागिन के रूप में आ जाती है, जिसे देखकर सुजाता बहुत हैरान रह जाती है। ये क्या, मेरी बहू एक नागिन है? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। नागिन के रूप में आने के बाद स्वरागिनी अपनी नाग पंचमी की पूजा करती है। कुछ ही देर में सुजाता उसके सामने जाती है और उससे कहती है, कौन हो तुम और एक नागिन होकर तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? लगता है भोलेनाथ की यही इच्छा थी कि मैं उनके सामने पूरा सच बताऊं। दरअसल मेरा नाम शिवन्या है और आपकी होने वाली बहू स्वरागिनी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन एक दिन वह मुझे ढूंढते ढूंढते जंगलों के बीचों बीच आ गई। वह मुझे अपनी शादी में बुलाने के लिए निमंत्रण देने आई थी, लेकिन उसी वक्त कुछ इच्छाधारी नागों ने उसे डस लिया, जिसके बाद वह मर गई। मरते मरते उसने मुझे कहा था, शिवन्या, कुछ ही समय में मेरी शादी है। अगर मेरी शादी नहीं हुई और मेरे पिताजी को मेरे मरने की खबर मिली तो वे जीते जी मर जाएंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी जगह तुम मंडप में बैठ जाना। इतना कहकर मेरी प्यारी सखी उसी समय मर गई और उसका वादा पूरा करने के लिए मैंने अपना भेष बदला और स्वरागिनी बनकर मैंने ऋतिक जी से शादी की। शादी के बाद मैंने देखा कि आप लोग बहुत ज्यादा परेशान थे और बहुत गरीब थे, इसलिए मैं आपकी हमेशा मदद करती रही। शिवन्या का सच सुनकर सुजाता रोने लगती है। लगता है ये किस्मत का खेल है। माना जो भी तुमसे कुछ हुआ वो जाने अनजाने में हुआ, लेकिन अब मेरे घर की बहू तुम ही हो। मेरे बेटे को कभी नुकसान मत पहुंचाना, बस यही तुमसे विनती है। सुजाता को हाथ जोड़ते हुए शिवन्या इंसान के रूप में आ जाती है और सुजाता से कहती है, अरे माँ जी, आप हाथ मत जोड़िए, आप चिंता मत कीजिए। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं आपके घर पर एक आंच भी नहीं आने दूंगी और हमेशा आपके पूरे परिवार का ख्याल रखूंगी। उस दिन सुजाता एक नागिन को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है, जिसके बाद शिवन्या अपने पति ऋतिक को फर्श से अर्श पर ले आती है, जिसके बाद वो एक बहू होने का पूरा पूरा फर्ज निभाती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कौशाम्बी गांव अपने प्राकृतिक हरियाली की खातिर जाना जाता था। गांव का आधा छोर जंगल के भूभाग से घिरा हुआ था। उस गांव में रसिका नाम की एक औरत अपनी 2 बेटियों नित्या और विभा के संग एक घास फूस के पुराने छप्पर में रहती थी। भोर के 5 बज गए। जल्दी से उठो और जंगल से लकड़ियां बटोर लाओ ताकि मैं टोकरियां बना सकूं। रसिका की बात सुन नित्या झटपट से उठ खड़ी होती है, मगर विभा मुंह घुमाकर सो जाती है। मेरी एक बोली सुनते ही नित्या झट से खड़ी हो गई। अरे आलसन, कभी तो अपनी बहन से कुछ सीखा कर। तंग आ गई हूँ मैं आपकी इस जातियों से माँ। जब देखो अपनी बड़ी बेटी की गुण गाती रहती हो। मैं तो जैसे आपको फूटी आंख नहीं सुहाती। गुस्से से बिलबिलाती हुई विभा माँ को 4 बातें सुनाकर लकड़ी लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ती है। विभा, रुक जा, ऐसे मुंह नहीं चढ़ाते। वो हमारी माँ है। मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों में उलझने वाली नहीं हूँ, समझी? भले ही हमारा रिश्ता खून से जुड़ा हुआ है, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं मानती हूँ।
तुम्हारे चलते माँ मेरे संग सौतेले से बढ़कर बर्ताव करती है। विभा के दिल में भरे गुबार से नित्या के मन में गहरी चोट पहुंचती है। दोनों मिलकर लकड़ियां बटोरकर उनकी गठरी बांधकर घर लौट आती हैं। माँ, खाने में ये बनाया है आपने? लौकी की सब्जी, ये सूखी साखी रोटी। अरे बावली हो गई है क्या? बर्तनों को क्यों झनक पटक रही है? गनीमत है कि 2 वक्त का खाना भी नसीब हो रहा है। तेरे पिताजी ताउम्र शराब में धुत रहे, खुद तो बेफिक्री से चल बसे और मुझ पर 2 बेटियों का भार सौंप गए। सुना था कि बेटियां माँ की तकलीफ समझती हैं, मगर तू सारी परिस्थिति देखने के बावजूद भी अपना गुमान मुझ पर झाड़ती है। माँ छोड़िए भी, विभा भी नादान है, समझ जाएगी। दूध पीती बच्ची नहीं हूँ मैं, जानती हूँ कि माँ के मन में मेरे प्रति जहर तुझ नागिन नहीं भरा है। ऐसा कहकर विभा नित्या के मुंह पर दरवाजा भेड़ देती है। नित्या, थोड़ी देर में सांझ हो जाएगी, जरा टोकरियां बनाने में मेरा हाथ तो बटा दे। माँ, आप फिक्र मत करो, सांझ से पहले ही टोकरियां तैयार हो जाएंगी। दोनों मिलकर टोकरियां बनाती हैं, जिन्हें माथे पर रखकर रसिका बाजार में आकर उन्हें बेचने लगती है। टोकरी ले लो, मनमोहक टिकाऊ बारीक बुनाई की टोकरियां ले लो। कुछ समय गुजर जाता है। अब रसिका को बुढ़ापे की जकड़न घेरने लगती है, जिसके चलते उसकी आंखों की रोशनी भी धीमी पड़ जाती है और रोग का बिछौना उसे अपना कौर बना लेता है। ऐसे में घर की जिम्मेदारी जवान नित्या के कंधे पकड़ लेती है। उसकी बनाई टोकरियों की बारीकियों को देख बाजार की जनता उसी की टोकरी खरीदती। टोकरी ले लो, मनमोहक टिकाऊ बारीक बुनाई की टोकरियां ले लो। हरिया नाम का एक युवक उसकी टोकरी की ओर लुभाता चला आता हुआ कहता है, अरे क्या बात है, पूरे बाजार में तुम्हारे यादों की कारस्तानी छाई हुई है। मेरा मतलब जिसके ठेले पर देखो तुम्हारे ही बनाई टोकरी सजी हुई है। शुक्रिया भाई जी, ये गुण भी बस ईश्वर की देन है, वरना किसको मालूम था कि मेरी बनाई टोकरी मेरी रोजी रोटी बन जाएगी। मुझे 6 टोकरियां दे दो, हल्का कारोबारी हूँ, टोकरियों से दुकान की मेरी शोभा बढ़ जाएगी। उस रोज नित्या की काफी बेहतर कमाई होती है। वो खुश मन से घर आती है। माँ, आज मेरी बनाई तमाम टोकरियां बिक गई, इसलिए उस कमाई से मैंने आपकी खातिर महीने भर की दवाई खरीद ली, उससे आप जल्दी ठीक होंगी। सब कुछ सही चलने लगा था, मगर जैसे उनके जीवन की चल रही रेल पटरी से उतर गई। नित्या की टोकरी की बिक्री घटने लगी। एक बुढ़िया उसके सामने आकर हाथ फैलाए हुए कहती है, अरे बेटा, इस बूढ़ी लाचार को कुछ खाने को दे दे। बुढ़िया का अधेड़ उम्र देखते हुए नित्या मन में कहती है, घर में तो गिन चुनकर हम 3 जन की खातिर ही खाना पका है, मगर माँ कहती है द्वार पर आए भूखी को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अरे बिटिया, किस सोच में डूब गई? जी कुछ नहीं, आइए मैं आपको खाना देती हूँ। नित्या अपने हिस्से का भोजन उसे खिला देती है। अब वो बुढ़िया हर दिन के पहर में आ धमकती, जिसे देख विभा बिगड़े स्वर में कहती है, अरे यहाँ क्या कोटा खुला है जो पका पकाया राशन उस बुढ़िया के आगे परोस देती हो? एक बार अच्छे से फटकार नहीं सकती क्या? विभा, किसी बुजुर्ग को खिलाने से भोजन नहीं घटता। गुजरते पलों के साथ नित्या के टोकरियों की बिक्री एकदम से बंद हो जाती है। बुढ़िया उनके घर आती है। बिटिया, आज मुझ बूढ़ी को खाना नहीं खिलाओगी? आपको खिलाने को आज मेरे पास कुछ नहीं बचा था। आज तो हमारे घर में सवेरे से चूल्हा नहीं जला, ये भूख और गरीबी की मार नहीं झेली जा रही। नित्या का अपार दुख देखकर बुढ़िया उसे एक टोकरी देती है। उस टोकरी की बुनाई बड़ी ही खूबसूरत जान पड़ रही थी। बिटिया, इस टोकरी को मुझे खिलाने की कीमत समझकर रख ले, शायद तुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। बुढ़िया वहाँ से चली जाती है। नित्या उस टोकरी को लेकर घर के भीतर आती है। ये विभा बिना बची कुची सब्जी सूखने को जमीन पर रख छोड़ती है। नित्या सब्जी को उठाकर टोकरी में रखती है कि टोकरी 10 गुना सब्जियों से लबालब भर जाती है। अरे, मैंने तो इसमें मात्र 4 आलू और 1 लौकी डाली थी, फिर ये इतनी कैसे भर गई? कहीं जादुई टोकरी तो नहीं? वो पुख्ते तौर से टोकरी का जादुई रहस्य जानने की खातिर सब्जियों को निकालकर इस बार कुछ मात्रा में अनाज डालती है, जिससे टोकरी ठकमठेल भर जाती है। अरे वाह, ये तो सचमुच में जादुई टोकरी है। नित्या जादुई टोकरी का रहस्य अपनी माँ और छोटी बहन से साझा करती है। क्या सचमुच में ये जादुई टोकरी है? पर ये साबित कैसे होगा? इस जादुई टोकरी की एक खासियत है, हम जो भी कुछ इसमें 1 अंश या 1 गुना डालेंगे वो 10 गुना प्रतिफल देगा। ये सुन विभा झट से गुल्लक तोड़कर उसमें रखे चिल्लड़ निकालती है।
ये मेरे जमा किए हुए 10 रुपए हैं। अगर ये 100 रुपए हो गए तो ये जादुई टोकरी होगी। विभा आगे बढ़कर उन सिक्कों को जादुई टोकरी के भीतर डालती है। तभी सिक्कों की खनक के साथ वो 10 गुना बढ़ जाते हैं। ये देख खुशी के मारे उसकी आंखें चमक उठती हैं और सिक्के की गिनती के पश्चात वो कहती है, ये तो जादुई टोकरी बड़ी ही रोचक है। इसे हमारे दुख कलेश सब मिट जाएंगे। क्या तुम उधार के तौर पर ये 100 रुपए मुझे दे सकती हो? इसे मैं थोड़े से फल सब्जियां मोल लेकर उन्हें इस जादुई टोकरी में डालूंगी। आज जादुई टोकरी उन्हें 10 गुना बढ़ा देगी। अरे वाह, ये तो भली सोच है। नित्या बाजार से ताजे फल और सब्जियां खरीदकर जादुई टोकरी में जैसे ही उड़ेलती, वो लबालब भर जाती, जिन्हें लेकर वो गांव देहात घूमकर उन्हें बेचती है। ताजे मीठे फलों के साथ ताजी हरी सब्जियां ले लो। उसकी आवाज सुनकर रिपना और चंदन नाम का एक दंपति उसे रोकते हुए कहता है, अरे ओ फल वाली, जरा यहाँ तो आना। नित्या झट से उसके पास आती है। क्या भाव बेच रही हो ये मीठे मीठे फल? साहब, इसे मीठे फल आपको पूरे बाजार में नहीं मिलेंगे। अच्छा, चक्कर तो देखूं। चंदन एक फल को चखते हुए बोलता है, अरे वाह, तुम्हारे फल तो इमरती से भी मीठे और रस भरे हैं। सभी में 1 किलो भर तौल दो। सांझ के खातिर भाजी तरकारी भी नहीं है। इसकी सब्जियां भी कितनी चमकदार हैं। लगे हाथ सब्जी भी खरीद लो। जादुई टोकरी में भरे सामान जितनी तेजी से बिकते हैं, उतनी ही तेजी से वो भरते चले जाते हैं। उस रोज नित्या उतना कमाती है जितने पहले उसने कभी नहीं कमाया होता। ये ले छुटकी, तेरे 100 रुपए और ये अलग से 50 रुपए। अब मैं इस जादुई टोकरी से अपनी गरीबी के जीवन की काया पलट कर रख दूंगी। नित्या लगातार उस जादुई टोकरी का सदुपयोग करती है। वो प्रत्येक दिन की कमाई की जोड़ बटोर कर रखती है, जिसे कुछ समय में वो एक पक्का मकान बनाकर अपनी माँ और बहन के साथ खुशहाल तौर से जीवन यापन करने लगती है। नित्या सारा श्रेय वो जादुई टोकरी को देती है। बारामूला क्षेत्र में रहने वाली यशोदा का इकलौता बेटा था वनराज, जिसकी शादी लीलावती की बेटी गीतिका से तय हो जाती है। कुछ ही दिनों के अंतराल के बाद विवाह का शुभ मुहूर्त दस्तक देता है। माँ, जाने ये माँ कहाँ लापता है। माँ! वनराज की आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाली मोहिनी कहती है, लल्ला, हम कुछ मदद कराएं का? हाँ काकी, जरा मेरा सेहरा बांध दीजिए। मोहिनी झट से भीतर आकर कहती है, दूल्हे के सर पर सहरा सजाने का काम तो दूल्हे की अम्मा का होता है। ये यशोदा कौन से भीड़ में उलझी हुई है? मोहिनी ऐसा कह ही रही थी कि तभी दूल्हे की माँ यानी कि यशोदा हाजिर होती है। अरे यशोदा, क्यों मोहिनी, हो गई ना मेरे रूप की कायल? अरे यशोदा, ये क्या लीपा पोती कर लिया है तूने? अब तो ये लटके झटके कम कर दे। सास बनने जा रही है। 55 की उम्र में ये बचपन वाले शौक तुझे शोभा नहीं देते। चुप कर, तुझ जैसी बौड़म औरत को क्या पता आज मेरे बेटे की शादी है तो मेरा चमकना धमकना तो बनता है। देखना आज मेरा ये रूप बहू को भी पीछे न छोड़ दे तो कहना। थोड़ी देर के बाद बारात दुल्हन के घर पर दस्तक देती है, जहाँ मंडप में बैठी दुल्हन गीतिका की माँ लीलावती कहती है, अरे गीतिका, ये चमकता सितारा तेरी होने वाली सास ही है ना? हाँ माँ, ऐसा लग रहा है सर से पांव तक चूने की पुताई करके आ गई। देख तो जरा, एकदम तेरे जैसा गाढ़ा मेकअप किया है। तेरी नकलची सास तेरे ही रूप का स्वांग रचा कर आई है। हाँ माँ, आप एकदम सही कह रही हैं। शादी का कार्यक्रम समाप्त होने के साथ गीतिका मायके से ससुराल विदा हो जाती है। कुछ घंटों के बाद बहू, इस कलश को अपने शुभ कदमों से अंदर बिखेर कर गृह प्रवेश कर। गीतिका भीतर आकर जैसे ही अपनी सास के पांव छूने को झुकती है, तभी यशोदा कहती है, अरे अरे, ठहर जा बहू, अभी तो मैं जवान हूँ। तू मेरे पाँव छूकर क्यों मुझे बूढ़े की श्रेणी में खड़ा करना चाहती है? इस मेकअप के अवतार में मैं तेरी छोटी बहन के जैसी लग रही हूँ। यशोदा की ये बात सुनकर सभी औरतें ठहाके मारकर हंस पड़ती हैं। सवेरे गीतिका तड़के भोर उठकर कामकाज निपटाकर सजी धजी रसोई घर के कामों में लगी होती है। तभी यशोदा की नजर एकाएक उसी पर जा रुकती है और फिर, अरे ये बहू ने कौन सा मेकअप लगाया है जिससे इसके चेहरे पर इतनी चमक दमक छाई हुई है? पता लगाना पड़ेगा कि बहू की इस चांद से रूप का राज क्या है। यशोदा के मन में अपनी बहू जैसी दिखने की बुरी चाह समा जाती है, जिसे पूरा करने की होड़ में वो पहुंच जाती है अपनी बहुरानी के कमरे में। और फिर, अरे वाह, ये तो वही मशहूर नायका प्रोडक्ट है जो आजकल बड़ी ही सुर्खियों में छाया है।
यशोदा मेकअप को अंजाम देकर हॉल में आकर मजे से बैठ जाती है। तभी गीतिका कहती है, माँ जी चाय। ये अचानक से सासू माँ का मुरझाया बासी चेहरा तरोताजा कैसा लग रहा है। लगता है लाडो रानी ने मेरा मेकअप लगाया है। बहू तो कुछ बड़बड़ा रही है क्या? अरे वाह माँ जी, आपका चेहरा तो मेनका उर्वशी जैसा चमक रहा है। क्या लगाया है? बहू के मुंह से तारीफ के 2 बोल सुनकर यशोदा अपनी जुबान पर लगा ताला तोड़ डालती है। जो मेकअप तूने लगाया है मैंने भी थोड़ा सा लगाया, और देख कैसी मैं सुंदरता में तुझे भी मात दे रही हूँ। बढ़ती उम्र में इतना शौक, जाने कैसी कॉपी कैट सास पल्ले पड़ी है। फिर अगली सुबह गीतिका किचन में खड़ी ग्रीन टी पी रही होती है। तभी उसकी सास वहाँ आ धमकती है। अरे गीतिका बहू, ये तू चोरी छिपे क्या गटक रही है? माँ जी ये लिप्टन ग्रीन टी है जो बॉडी में फैट नहीं जमने देता। ऐसा क्या? फिर तो बहू इसे पीने की तुझसे ज्यादा जरूरत मुझको है, ला दे। यशोदा अपनी बहू के हाथ से कप छीनकर जैसे ही उसकी एक चुस्की जुबान के भीतर लेती है, वो बिगड़ा सा मुंह बनाकर थूक कर कहती है, जी रे बहू, ये कैसी बकबकी सी चाय है। राम राम, एकदम नीम के घूंट जैसा स्वाद है इसका। माँ जी किसने कहा था आपको मेरी कॉपी करने को? जब देखो तो मेरी नकल करती रहती हैं। क्यों बहू रानी, मैं क्या तुझको नकलची बंदरिया दिखती हूँ? तू कोई ऐश्वर्या राय या कटरीना कैफ नहीं है जो मैं तेरी देखा देखी करूंगी। आई बड़ी। यशोदा बात टालकर वहाँ से बच निकलती है, मगर यशोदा रानी बहू को कॉपी करने से कहाँ बाज आने वाली थी। एक बार की बात है। क्यों बहू रानी, इतना सज धज कर कहाँ जल्दी सवारी? माँ जी मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ। कटी पार्टी? अरे ये क्या झोल है? कटी पार्टी नहीं माँ जी, किटी पार्टी, जहाँ औरतें गेम खेलती हैं, बड़ा मजा आता है। तब तो मैं भी चलूंगी बहू इस काटा पीटी के खेल में। माँ जी इस उम्र में आपको भजन कीर्तन करना चाहिए। किटी पार्टी गोटियां खेलने जितना आसान नहीं है। बहू तो मुझे चैलेंज कर रही है। अब तो मैं चलूंगी भी और खेलूंगी भी। दोनों सास बहू का जोड़ा चल पड़ता है गीतिका की सहेली श्वेता के घर। श्वेता ये मेरी सास हैं। अच्छा वही ना जो तेरी कॉपी करती रहती है? हाँ यार, एक छोटी बड़ी चीज में बहू की कॉपी करना तो कोई इनसे सीखे। नाक में दम कर दिया है यार इन्होंने। तो चिंता मत कर, आज तेरी इस ओल्ड लेडी सासू माँ को मिलकर ऐसा मजा चखाएंगे कि कॉपी करने का भूत उतर जाएगा। यशोदा कोना पकड़कर बैठ जाती है और शुरू होती है किटी पार्टी, जिसमें लगातार यशोदा को हार नसीब होती है। क्या हुआ आंटी जी, आप तो लगातार अपनी बहू से मात खाती जा रही हैं। दरअसल मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू औरों के सामने मुझसे हार जाए, इसलिए मैंने अपने हाथ ढीले कर दिए। ओए गीतिका, तेरी ये सास कॉपी करने में माहिर होने के साथ साथ बातों से भी काफी चट्ट है। असल मायने में मेरा डिब्बा तो गुल हो ही चुका है। अगर मुझे जरा भी खबर होती कि इस पत्तों के खेल में मेरी बहू के हाथ इक्का लगेगा और मुझे जोकर नसीब होगा, तो मैं इस खेल में शुमार होती ही नहीं। यशोदा को इस बात का मलाल तो था कि उसे अपनी बहू की ये कॉपी में मुंह की खानी पड़ी थी, मगर इतने में भी वो कहाँ रुकने वाली थी। तकरीबन महीने भर के बाद गीतिका के जन्म दिवस का अवसर आता है, जिसकी खातिर वो खास ड्रेस सिलवाती है। ये देख नकलची यशोदा हूबहू ड्रेस बनवा लेती है और कहती है, सांझ हो गई, आज तो चारों ओर मेरे ही जलवे होंगे। यशोदा बहू के हूबहू रंग आकार का कपड़ा लटकाए, मेकअप में डूबी, ऊंची हील पहने लड़खड़ाती हुई पार्टी में आती है, जहां मौजूद सभी औरतें उसे देख भौचक्की रह जाती हैं। अरे अरे ये क्या, दोनों सास बहू एक ही रंग में दिख रही हैं। माँ जी ये क्या, आपने तो हूबहू मुझ जैसा गाउन पहना है। क्यों बहू, फब रहा है ये ग्राउंड मुझ पर? माफ करना आंटी, उसे ग्राउंड नहीं गाउन कहते हैं। ना तो आप नूतन लग रही हैं ना रेखा। जाने क्यों मुझे तुम सभी के भीतर से जलने की बू आ रही है। यशोदा ये कहकर नाचने लगती है। तभी उसकी हाई हील का बैलेंस बिगड़ने के चलते वो जमीन पर रायते की तरह फैल जाती है और एक चर्र की आवाज आती है। ये लो भैया, चारों खाने चित्त हो गए। अब तुम सबकी टोक के चलते मैं गिर गई। यूं कि ये तो वही मिसाल हो गई, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। यशोदा, शौक पूरे करने की एक उम्र सीमा होती है। इस बुढ़ापे में ये एशियन पेंट तेरे थोबड़े पे जरा सा भी नहीं जच रहा है। वो क्या बोल गए हैं पुरनिये, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। हर चीज में अपनी बहू की कॉपी करना भला नहीं है यशोदा। लगातार बहू की कॉपी करने के चलते यशोदा को भरी पार्टी में व्यंग्यता का पात्र बनना पड़ता है, जिसके बाद अंत में यशोदा कहती है,
बहू मुझे माफ कर दे। मैंने तुझ जितनी सुंदर दिखने की होड़ में हर बार तेरी कॉपी की, मगर मैं ये भूल बैठी कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। उस रोज के बाद से दोनों सास बहू के बीच अच्छे तालमेल की शुरुआत होती है और यशोदा सादगी भरा रुझान अपना लेती है।